हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल। भारद्वाज करियर क्लासेस के चैनल पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वी आर इनटू पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट 1 में चैप्टर का इंट्रो हुआ था, बेसिक हुआ था। पार्ट 2 में डीएनए के बारे में सब कुछ देखा, डीएनए की पैकिंग के बारे में सब कुछ देखा। पार्ट 3 में हेडिंग दिख रहा होगा पीछे ब्लैक बोर्ड पे, एक्सपेरिमेंट्स। 3 एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एंड आई विल ट्राई कि ये तीनों एक्सपेरिमेंट इसमें कवर हो जाए। नहीं हुए तो नेक्स्ट वाली पार्ट में कर देंगे, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ओके, तो एक्सपेरिमेंट्स एक्चुअली है क्या? जैसा कि मैंने बोला कि बहुत टाइम तक ये डिस्कशन था, कन्फ्यूजन था एंड कंपटीशन भी था कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल और आरएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। तो बहुत टाइम के कंक्लूजन्स एंड एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये रियलाइज हुआ दैट डीएनए इज़ द परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल विच पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इस कंक्लूजन तक हम पहुँचे कैसे? तो पहले जिस साइंटिस्ट ने ये उठाया कि भाई चलो ट्राई करते हैं चीज़ों को समझने के लिए कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। यही है मेन बेसिक चीज़ें। 2 तरीके की रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। हम कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स बन रहे हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आ रही हैं एंड ऑफस्प्रिंग्स में, ऑर्गेनिजम्स में आपस में डिफरेंस है ऑन द बेसिस कि उनका डीएनए किस तरीके से इनहेरिट हुआ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डीएनए कॉपी मैकेनिज्म इज वेरी एक्यूरेट दैट देयर इज नो एरर। नो एरर मीन्स नो वेरिएशन एंड नो वेरिएशन मीन्स नो चेंज एंड एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स. But on the other hand, with sexual reproduction, DNA copy mechanism don't have 100% accuracy, due to which it has some point of error. That error leads to variations and that variations lead to change the body design of organism. अगर आप किसी के बॉडी का डीएनए कंटेंट चेंज कर दोगे और दूसरे वाले का भी चेंज है तो दोनों में प्रोटीन चेंज हो जाएगा। प्रोटीन चेंज होगा तो ओवरऑल बॉडी डिज़ाइन चेंज होगा एंड दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इवन वी आर नॉट एग्जैक्टली सेम कॉपीज ऑफ आवर पेरेंट्स और आवर सिबलिंग्स आर नॉट एग्जैक्टली सेम एज वी लुक. ओके, तो पहला साइंटिस्ट जिन्होंने इसका कंट्रीब्यूशन किया उनका नेम था ग्रिफिथ. द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ट्राइड टू डू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड उन्होंने सोचा कि मिशर ने बोला है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिन है जिसको हमने जेनेटिक मटेरियल बोला, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इतनी चीज़ें न्यूक्लियस में है. तो एक्चुअली किसकी वजह से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट है, ये चीज़ ग्रिफिथ को जाननी थी. एंड फर्स्टली इनको जानना था कि क्या ट्रांसमिट हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से, डीएनए जा रहा है, आरएनए जा रहा है कि प्रोटीन उठ के जा रहा है. तो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट उठाया एंड ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को बोला गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को क्या बोला गया है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. अब ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल लिया होगा. ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट करते हो लैब में तो सबसे पहले रॉ मटेरियल ही कलेक्ट करोगे ना. क्या केमिकल्स चाहिए, इक्विपमेंट्स क्या चाहिए, कितना टाइम पीरियड, कहाँ पे खड़े होगे, किस तरीके से परफॉर्म करोगे. तो इन्होंने रॉ मटेरियल में क्या लिया? पहले तो एक बैक्टीरिया लिया एंड ये बैक्टीरिया करता क्या है ज़रा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. क्या बैक्टीरिया लिया इन्होंने? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. एंड ये कॉज क्या करता है? निमोनिया कॉज करता है. ह्यूमन हेल्थ में पढ़ा था निमोनिया किसको अफेक्ट पड़ता है? आपके एल्वोलाई को, लंग्स को नहीं, द होल लंग्स नहीं, द एल्वोलाई पार्ट को अफेक्ट करता है. और इन्होंने क्या लिया? माइस. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या है? इट इज़ अ बैक्टीरिया. बहुत लोगों के ज़बान पे रहता है इकोलाई इकोलाई, क्योंकि बहुत एक्सपेरिमेंट्स में इकोलाई रहते हैं, बट ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था जो निमोनिया कॉज करता है. एंड दूसरा रॉ मटेरियल था इनका माइस. एज वी नो माइस इज़ द मोस्ट फेमस ट्रांसजेनिक एनिमल. 95% एक्सपेरिमेंट्स में, वैक्सीन टेस्ट में माइस को ही यूज़ करते हैं. ठीक, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसमें अगर थोड़ा डिटेलिंग में जाओ तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रेन्स पे ग्रिफिथ ने काम किया.
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रेन पे ग्रिफिथ ने काम किया। एस स्ट्रेन, एस मतलब क्या है स्मूथ, एंड आर मतलब क्या है आपका रफ। स्मूथ क्यों है ये वाला स्ट्रेन? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोटिंग। म्यूकस पॉलीसेकेराइड की कोटिंग है इसके आउटर बॉडी सरफेस पे, और इसमें कोई भी एज सच कोटिंग नहीं है, नो कोटिंग। एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया कैसा है? विरुलेंट है। अगर ये स्ट्रेन के बैक्टीरिया ने निमोनिया कॉज किया तो क्या हो जाएगा? इट विल लीड टू डेथ। आर स्ट्रेन कैसा है? नॉन विरुलेंट है। आर स्ट्रेन कैसा है? नॉन विरुलेंट है, एंड इसकी वजह से कोई डेथ नहीं होगी। तो ये 2 स्ट्रेन थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन एमसीक्यू आता है इस पार्ट से। कोटिंग का नाम पूछा जाता है कि किस कोटिंग की वजह से एस स्ट्रेन इज स्मूथ अपीयरेंस। ओके, नाउ इसके बाद अब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कैसे किया गया। आई विल एक्सप्लेन यू दिस एक्सपेरिमेंट इन ओनली 4 स्टेप्स। 4 स्टेप में इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेप था एस स्ट्रेन को उठाया, माइस में इंजेक्ट करा, और हुआ क्या? माइस लिव्ड, जिंदा बच गई, उसको निमोनिया नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? माइस डाइड। ओके, वाई माइस डाइड? बिकॉज दिस एस स्ट्रेन वॉज, ये एस स्ट्रेन कैसा था? विरुलेंट था, एंड ये डेथ कॉज कर रहा था। दूसरे स्टेप में इन्होंने लिया आर स्ट्रेन, और आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया, एंड माइस लिव्ड। क्यों माइस इसमें ज़िंदा बची? बिकॉज आर स्ट्रेन कैसा था? नॉन विरुलेंट। आर स्ट्रेन कैसा था? नॉन विरुलेंट। तीसरे स्टेप में इन्होंने अगेन एस स्ट्रेन लिया और इसको क्या कर दिया? हीट किल्ड कर दिया। क्या कर दिया? हीट किल्ड। हीट किल्ड करोगे, एक लिमिट से ज़्यादा किसी भी बैक्टीरिया को टेम्परेचर दोगे, बैक्टीरिया डीनेचर हो जाएगा, एंड जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाएगा। तो एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करके माइस में इंजेक्ट करा, देन इस स्टेप में क्या हुआ? माइस लिव्ड। अब इसमें भी एस स्ट्रेन था, यहाँ पे भी एस स्ट्रेन है, दोनों का रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। वाई? बिकॉज दिस एस स्ट्रेन इज विरुलेंट, एंड दिस विरुलेंसी मेक्स माइस डेथ। दिस एस स्ट्रेन इज नाउ नॉन विरुलेंट। हमने इसको नॉन विरुलेंट बना दिया हीट किल्ड करके। क्या कर दिया? नॉन विरुलेंट बना दिया हीट किल्ड करके। नॉन विरुलेंसी की वजह से माइस लिव्ड। 4th स्टेप में क्या किया? ये जो एस स्ट्रेन है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो हमने लिया है, इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन को अब हम आर स्ट्रेन के साथ मिक्स कर रहे हैं। देन हमने इसको माइस में इंजेक्ट करा, तब रिजल्ट आ रहा है माइस डाइड। रिजल्ट क्या आ रहा है इसमें? माइस डाइड। एस स्ट्रेन हीट किल्ड इज नॉन विरुलेंट। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ये कुछ मान लो कुछ ऐसा दिखता होगा, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो है इसकी प्रोटीन की कोटिंग है, और कोटिंग बनी किसकी थी? म्यूकस पॉलीसेकेराइड की। लेकिन अगर आप इस प्रोटीन कोटिंग को क्या दोगे? हीट दोगे, तो ये हो क्या जाएगा? डीनेचर हो जाएगा। इसकी बाहर की कोटिंग डीनेचर हो जाएगी, और अंदर का जेनेटिक मटेरियल अब कहीं पे घुसने की कोशिश करेगा, या कोई इसको रिसीव कर लेगा। तो इस 4th स्टेप में क्या हुआ? When this heat killed S strain was mixed with R strain takes up the genetic material from S strain and becomes virulent. नॉन विरुलेंट से R strain कैसा बन गया? विरुलेंट। अब यहाँ पे R strain कैसा बन गया? विरुलेंट। कैसे बन गया विरुलेंट? बिकॉज इट हैज़ टेक्स अप द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम एस स्ट्रेन और खुद विरुलेंट हो गया, जिसकी विरुलेंसी की वजह से माइस डाइड। सो एट द 4th स्टेप
Griffith concluded that this R strain takes up the genetic material from S strain and which is called as ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदल देना। तो मैंने R स्ट्रेन को नॉन विरुलेंट से विरुलेंट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन ग्रिफिथ ये बारे में अभी भी कंफर्म नहीं थे एक्चुअली ट्रांसफॉर्म हुआ क्या गया, डीएनए गया कि आरएनए गया, ही वॉज नॉट कन्फर्म। बट हाँ, ग्रिफिथ सेड कि जब आप किसी चीज़ को डीनेचर करते हो तो कुछ तो न्यूक्लियस में से निकल के दूसरे के सेल के अंदर जाता है और उसका पूरा ही प्रिंसिपल चेंज कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि ग्रिफिथ ने दिया। तो आपको इसमें रॉ मटेरियल याद रखना है, स्ट्रेन्स के बारे में याद रखना है, स्टेप के बारे में याद रखना है। तो ये था चैप्टर का पहला एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने जो दिया है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। नाउ अब चलते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ। दूसरे एक्सपेरिमेंट को हम टाइटल देते हैं बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या टाइटल देते हैं? बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये है दूसरा एक्सपेरिमेंट। पहले एक्सपेरिमेंट का नाम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि ग्रिफिथ ने दिया। ये है 3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन, एवरी, मैक्लिओल्ड एंड मैकार्टी। इन तीनों साइंटिस्ट ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पे इंडिविजुअली काम किया एंड लेटर ऑन दे ऑल कंबाइंड देयर रिजल्ट टुगेदर। दे सेड कि न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है, डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है। तो हम अभी तक ग्रिफिथ ने नहीं बोला कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में किसकी वजह से आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हुआ है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो दे सेड अगर आपको चेक करना है कि एक्चुअली क्या चीज़ जा रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो आपको तीनों चीज़ों को एक एक बार करके डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इस डिस्ट्रॉय मैकेनिज्म के लिए डिस्कवरी किस चीज़ की हुई? इन्होंने क्या डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड एंजाइम। कौन से? आरएनएज, डीएनएज एंड प्रोटीएज। ये एंजाइम की डिस्कवरी इन्होंने की। दे सेड अगर आपको चेक करना है क्या डीएनए ही जा रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो आप एक्सपेरिमेंट को 3 स्टेप में करो। पहले स्टेप में आई वॉन्ट टू चेक कि वेदर इट इज़ डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और व्हाट। तो मैं बाकी की 2 चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तो पहले स्टेप में मैंने आरएनएज प्लस प्रोटीएज डाला, क्या चेक करने के लिए कि वेदर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल और नॉट। दूसरे स्टेप में मैंने क्या डाला? मान लो मुझे आरएनए के बारे में चेक करना है, तो मैंने डाला डीएनएज प्लस प्रोटीएज। तो क्या आरएनए जा रहा है? पता लग जाएगा आरएनए जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तीसरे स्टेप में मुझे प्रोटीन के बारे में टेस्ट करना है, तो आई विल ऐड डीएनएज प्लस आरएनएज अगर प्रोटीन के बारे में चेक करना है। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट में मुझे पता लग जाएगा कि क्या चीज़ जा रही है एक्चुअली वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, न्यूक्लियस से निकल के आ क्या रहा है। तो इन्होंने डिस्कवरी कर दी एंजाइम की। ठीक, ये हो गया आपका सेकेंड एक्सपेरिमेंट। बट स्टिल ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट दे वर ऑल्सो नॉट कन्फर्म, और इन्होंने भी कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं दिया दैट विच इज़ द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। थर्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट को हम कहते ही हैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं? हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे एंड चेज का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है डीएनए को लेकर के। बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म करा था। तो एक्सपेरिमेंट का नाम है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक, अगेन
एक्सपेरिमेंट करने से पहले रॉ मटेरियल, इससे पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में एज सच कोई रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी नहीं, तो एंजाइम की डिस्कवरी करी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, वही ग्रिफिथ का सेम एक्सपेरिमेंट था, बस इन्होंने एंजाइम एक्स्ट्रा यूज़ किया, बाकी और कुछ भी नया नहीं था। हर्शे एंड चेज ने क्या रॉ मटेरियल यूज़ करा? दे यूज़ बैक्टीरियोफाज, एंड बैक्टीरियोफाज इज़ अ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। दूसरा इन्होंने क्या यूज़ किया? ई-कोलाई, एंड ई-कोलाई इज़ अ बैक्टीरिया, ई की फुल फॉर्म इश्केरिया कोलाई। तो हर्शे एंड चेज ने ये दो रॉ मटेरियल यूज़ करे, बैक्टीरियोफाज एंड ई-कोलाई। तीसरा इन्होंने लेबलिंग के लिए भी चीज़ों को यूज़ करा, तो इन्होंने रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को यूज़ करा, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, और क्या यूज़ करा? 32P एंड 35S। तो ये 32P एंड 35S जो है एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से ये क्या था? अटैच्ड था, राइट। ये तीन रॉ मटेरियल हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में थे। अब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे किया गया? लेट मी रब ऑल द थिंग्स क्लियरली, सिर्फ एक्सपेरिमेंट पे फोकस करते हैं विद डायग्राम। ओके, ये बैक्टीरियोफाज कुछ ऐसा दिखता है, 11th क्लास बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, है ना, कुछ इस तरीके से दिखता है ये बैक्टीरियोफाज। एक एक्सपेरिमेंट इधर लेकर के चलेंगे और एक एक्सपेरिमेंट इधर लेके चलेंगे। ये बैक्टीरियोफाज, कभी भी एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली एक बार में तो आता नहीं है, तो कंपैरिजन के फॉर्म में ही इसको पढ़ना पड़ता है। तो बैक्टीरियोफाज के सेंटर न्यूक्लियस में, इसके बॉडी में है क्या? जेनेटिक मटेरियल। क्या है? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। इस एक्सपेरिमेंट के केस में हमने क्या करा है, यहाँ पे ये आपका प्रोटीन कोड, क्या है ये? प्रोटीन कोड, एंड प्रोटीन की लेबलिंग हमने किससे करी है? 35S। किससे करी है? 35S। सेंटर में क्या है? जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल डीएनए की लेबलिंग करी है 32P से। किससे करी है? 32P से, राइट। ये दोनों लेबलिंग। लेकिन अब दो एक्सपेरिमेंट्स का मतलब क्या है? दो एक्सपेरिमेंट्स का मतलब है एक एक्सपेरिमेंट में लेके चलेंगे प्रोटीन को लेकर के, और एक एक्सपेरिमेंट में लेके चलेंगे डीएनए को लेके। तो इस वाले साइड में लेके चलती हूँ प्रोटीन को, कि हमने इधर प्रोटीन की लेबलिंग 35S से करी है, और इस वाले एक्सपेरिमेंट में जेनेटिक मटेरियल की लेबलिंग 32P से करी है। ये क्वेश्चन नीट में बहुत पूछते हैं, किसकी लेबलिंग किससे हुई है। तो एक बार शॉर्ट फॉर्म में यहाँ भी लिख देती हूँ, प्रोटीन की लेबलिंग 35S से है, और डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल की लेबलिंग 32P से है। सल्फर एंड फॉस्फोरस, दे आर टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। पहला स्टेप हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में 3 स्टेप थे। पहला स्टेप है इन्फेक्शन। पहला स्टेप क्या है? इन्फेक्शन। बैक्टीरियोफाज के अलावा और क्या लिया था? ई-कोलाई। क्या लिया गया था? ई-कोलाई। इन्फेक्शन का मतलब बैक्टीरियोफाज वाज अलाउड टू इन्फेक्ट ई-कोलाई। अब इसके बॉडी सरफेस के बाहर, ई-कोलाई के बाहर आकर के ये सारे बैक्टीरियोफाज इसमें चिपक जाएंगे। ये इस तरीके से सारे बैक्टीरियोफाज आकर के चिपक जाए। बहुत सारे बैक्टीरियोफाज आते हैं एक बार में। यहाँ तो सिर्फ एक की लेबलिंग दिखाने के लिए बुलाया है, सिर्फ एक ही के साथ थोड़ी किया होगा एक्सपेरिमेंट। ऑब्वियसली रिजल्ट के चांसेस बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे बैक्टीरियोफाज आते हैं। अब सब बैक्टीरियोफाज, अब इस वाले केस में प्रोटीन की लेबलिंग है और उसमें जेनेटिक मटेरियल की लेबलिंग है। तो यहाँ पे ये जेनेटिक मटेरियल, जब बैक्टीरियोफाज ई-कोलाई के बॉडी सरफेस के बाहर आकर के अटैच होता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर इंसर्ट करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर इंसर्ट करेगा, ठीक। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है ब्लेंडिंग। दूसरा स्टेप क्या है? ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स।
E. coli will replicate and with its own genetic material it will replicate bacteriophage genetic material. इसीलिए बायोटेक में पढ़ा था E. coli को हम ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया की तरह यूज़ कर रहे थे, बिकॉज E. coli जब रेप्लिकेट करता है तो अपने खुद के जेनेटिक मटेरियल के साथ सामने वाले का भी जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करता है विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड गिव्स बेस्ट रिजल्ट. तो हुआ क्या, इन्फेक्शन के बाद ये सारा जेनेटिक मटेरियल E. coli ने क्या कर दिया, रेप्लिकेट. इसमें भी क्या कर दिया इसने, रेप्लिकेट. सारा जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट हो गया. तीसरे स्टेप में क्या हुआ है, सेंट्रीफ्यूगेशन. तीसरे स्टेप में क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का नाम है. सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूज मशीन में करते क्या है, बेस्ड अपॉन डेंसिटी ग्रेडियंट वी ट्राई टू फाइंड आउट द वेट ऑफ द सब्सटेंस एंड डेंसिटी के बेसिस पे हम चीज़ों को अलग करते हैं. किसके बेस पे, डेंसिटी के बेस पे. तो एक वर्ड है इसमें, ज़रा उस वर्ड के बारे में पहले जान लो. अगर आपने ये टेस्ट ट्यूब डाली हुई है सेंट्रीफ्यूज मशीन में एंड इस टेस्ट ट्यूब में आपका कुछ सैंपल है, तो डेंसिटी के बेस्ड पे मुझे कुछ चीज़ें टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे दिखेंगी, कुछ चीज़ें मुझे टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाले सरफेस पे फ्लोट करती हुई दिखेंगी. जो चीज़ मुझे फ्लोट करती हुई ऊपर दिख रही है उसको मैं कह रही हूँ सुपरनेटेंट. जो चीज़ मुझे टेस्ट ट्यूब के बेस पे दिख रही है उसको हम कह रहे हैं फिल्ट्रेट. तो ये दो वर्ड का क्लैरिटी होना चाहिए दिमाग में. ये टेस्ट ट्यूब कहाँ से निकाला है, सेंट्रीफ्यूज मशीन से निकाला है. ये रहा आपका डीएनए का सैंपल, ये रहा ये सारी चीज़ें. इस टेस्ट ट्यूब को मैंने डाला सेंट्रीफ्यूज मशीन में और 20 मिनट या 30 मिनट के लिए ऑन कर दिया, डिपेंडिंग अपॉन द कितना सैंपल लिया गया है. आफ्टर 20 मिनट्स व्हेन आई विल ओपन द सेंट्रीफ्यूज मशीन, मुझे जब टेस्ट ट्यूब दिखेगा तो टेस्ट ट्यूब पे डेंसिटी के बेस्ड पे ये सैंपल अलग हो जाएगा. टेस्ट ट्यूब के सरफेस पे जो आपको चीज़ दिखती है दैट इज़ सुपरनेटेंट, टेस्ट ट्यूब के बेस पे जो चीज़ दिखती है दैट इज़ फिल्ट्रेट. तो तीसरे स्टेप में हमने करा क्या, इसको उठा करके इस E. coli को टेस्ट ट्यूब में रख के सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला. देन आफ्टर दैट मुझे रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है, पहले केस में जिसमें प्रोटीन को लेबल किया गया है 35S, आपका रेडियो एक्टिव लेबलिंग. प्रोटीन के केस में मुझे इसमें दिख रहा है रेडियो एक्टिविटी इज फाउंड इन सुपरनेटेंट पार्ट. रेडियो एक्टिविटी मुझे कहाँ दिख रही है, सुपरनेटेंट वाले पार्ट में. ऑब्वियसली प्रोटीन ज़्यादा हैवी है जेनेटिक मटेरियल डीएनए से, तो मुझे रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में दिख रही है. दैट मीन्स प्रोटीन फ्लोट कर रहा है टेस्ट ट्यूब के ऊपर. इसका मतलब प्रोटीन गया ही नहीं. दैट मीन्स प्रोटीन इज नॉट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जेनरेशन. कहाँ मुझे रेडियो एक्टिविटी दिख रही है, उसके सुपरनेटेंट वाले पार्ट में. अब इस केस में फिर से इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालूंगी. इसमें मुझे क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि रेडियो एक्टिविटी इज फाउंड इन filtrate part. That means DNA was transferred to next generation. तो हर्शे चेज के इस बड़े से एक्सपेरिमेंट से ये डिराइव हुआ कि डीएनए ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रोटीन नहीं हो रहा है. एंड आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट किसी साइंटिस्ट का कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, किसी ने भी इनके एक्सपेरिमेंट को कैंसिल नहीं किया, किसी ने भी इनके एक्सपेरिमेंट में डिसएग्रीमेंट शो नहीं किया. दे एक्सेप्टेड their experiment where they concluded that DNA is the genetic material. इतने सारे एक्सपेरिमेंट के बाद, इस वीडियो का लास्ट पार्ट आप लोगों के लिए, इतने सारे एक्सपेरिमेंट के बाद
कुछ 4 बातें बोली गई कि बेस्ड ऑन रिजल्ट और कंक्लूजन ऑफ हर्षे चेज हम ये यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। इट शुड बी लेस रिएक्टिव, और लेस रिएक्टिव डीएनए है क्योंकि सेकेंड प्राइम से ऑक्सीजन गायब है। इट शुड बी हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए, डीएनए के पास है क्योंकि थायमीन है उसके पास, थायमीन उसको हाई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, डीएनए रेप्लिकेट करता है न्यूक्लियस के अंदर बेस्ड अपॉन थोड़े से एंजाइम्स को यूज़ करके। चौथा, इट शुड एक्सप्रेस इटसेल्फ इन मेंडेलियन कैरेक्टर्स। मेंडेलियन कैरेक्टर्स जिस पे मेंडल ने काम किया था, आपके 7 कैरेक्टर्स पे मेंडल ने काम किया था, डोमिनेंट, रिसेसिव, इन सब की नॉलेज दी थी। तो बोला गया कि जिसको भी जेनेटिक मटेरियल चूज़ करोगे वो मेंडेलियन कैरेक्टर में एक्सप्रेस होना चाहिए। तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ हमें मिल कहाँ रही थी, डीएनए में सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैच हो गई। एंड फाइनली वी सेड दैट यस, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल विच पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। सो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। कितने एक्सपेरिमेंट्स कवर करें? 3 एक्सपेरिमेंट्स, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें 3 साइंटिस्ट, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, एंड तीनों के कंक्लूजन में फाइनली कंक्लूड हुआ दैट डीएनए इज द ओनली जेनेटिक मटेरियल एंड द बेस्ट जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो इस चैप्टर का आई विल से 40% पार्ट अभी कवर हुआ है। वी आर लेफ्ट विद रेप्लिकेशन का प्रोसीजर, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर एंड ट्रांसलेशन का प्रोसीजर। सो नेक्स्ट 4th पार्ट में आप लोगों के साथ आएंगे रेप्लिकेशन पार्ट के साथ। टिल देन भारद्वाज करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर विजिट करते रहिए। टाइमली टू टाइमली आपको सारे चैप्टर के वीडियो पार्ट्स में देखने को मिलेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।